हेलो दोस्तों। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बीएड और डीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए संभावित प्रश्न जो हमने ऐड किया है। 30 प्रश्न। ये 30 प्रश्न में केवल वही प्रश्न देखे जाएंगे जो कि किसके हैं, पीक्यू के हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसी को हमने 30 क्वेश्चंस के रूप में ऐड किया है। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं उसको एक नहीं दो नहीं कम से कम 3 बार इसको रिपीट करें। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो सब आज के वीडियो में हिंदी के क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। वही हिंदी के क्वेश्चंस जो एक एक नंबर दो दो नंबर के लिए कभी कभी तरसा देते हैं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चंस लगता है कि चारों ही सही लगता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, गलत टिक लगा करके चले आते हैं और लास्ट में हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, मात्रा, वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, वर्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब बात करते हैं हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है। तो जो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश या हिंदी। संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, संस्कृत, पाली। हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। ये चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, उसके बाद आया फिर हिंदी। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, एक नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो जो वर्ण रहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो अक्षर, शब्द, मात्रा। तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला। चौथा करेक्ट है, वर्णमाला। अब इसमें कुछ नोट करने के लिए है। देखिए, ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 52 है। कितने हैं? 52 वर्णमाला की संख्या। वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, ठीक है। जिसमें से मूल स्वर कितने हैं? 11। अयोगवाह कितने हैं? 2। मूल व्यंजन कितने हैं? 1 से लेकर 33। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4, जो अक्षर, त्र, ज्ञान और स्र के रूप में है। और जितने भी अतिरिक्त है द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त और व्यंजन ढ और अड़ है, 2 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कितने हो जाते हैं? कुल 52 हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? चौथा नंबर बोल रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो जहां व्यंजन और स्वर एक साथ मिलेंगे तो व्यंजन और स्वर के जो संयुक्त रूप होते हैं उसको बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। तो तीसरा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार की होती हैं? जो ध्वनियाँ आपने देखे होंगे हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्र 2 प्रकार के होते हैं ध्वनियाँ। कौन कौन से? तो एक होते हैं स्वर और दूसरा होते हैं आपका व्यंजन। ये 2 ध्वनियाँ हैं जो हिंदी में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि सभी स्वर होते हैं। तो जितने भी स्वर होंगे, दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका चौथा, अल्प प्राण। स्वर का मतलब होता, अल्प प्राण का मतलब होता है कि थोड़े ही समय में वो समाप्त हो जाए, ठीक है। तो जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, थोड़े समय में वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या होती है। जो हिंदी भाषा आप देख रहे होंगे उसमें जो हास्य स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? वो हास्य स्वर होते हैं 4।
कितने होते हैं 4, तो दूसरा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो जो दीर्घ स्वर है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आ है आपका दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ नोट। अब नोट में जितना बता रहा हूँ दोस्तों याद करने के लिए है, क्योंकि उसको अगर आप याद करेंगे तो उससे दो से 5 क्वेश्चन आपका बने बनाया मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़े। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या होते हैं 11। ठीक है, हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितने होते हैं 11। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से वर्ग है, ह्रस्व स्वर्ग दीर्घ स्वर्ग। ठीक है, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर 3 स्वरों में बांटा गया है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं इसके अंतर्गत अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ। ठीक है, और संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ओ एवं औ आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जो घ हम लोग उच्चारण करेंगे वो कौन सा है, इससे पहले इसको हम लोग देखने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। कंठ से ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, अब तालव से ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, अब बात मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़। उसके बाद फिर त वर्ग में आ जाते हैं दंत्य ध्वनियाँ त, थ, द, ध, न। प वर्ग में ओष्ठ ध्वनियाँ प, फ, ब, भ, म। अब आपसे पूछा है कि घ उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ यहाँ पर देखिए कंठ से आ रहा है। घ कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ। पहला नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। च, छ, ज, झ का उच्चारण होता है। अभी हम लोग देखे थे कि च, छ, ज, झ का उच्चारण किस में होता है। तो च वर्ग में उच्चारण की बात करेंगे तो तालु से कैसे होता है, देखिए च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय किससे होता है, तालु से होता है। त, थ, द, ध, न का उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है। प, फ, ब, भ, म किससे होता है, ओष्ठ से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि च से उच्चारण जो च, छ, ज, झ, इया है उसका उच्चारण किससे होता है, तो तालु से होता है। तीसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। 12वां, त का उच्चारण स्थान क्या है। तो त का उच्चारण स्थान क्या है, हमने अभी देखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं त, थ, द, ध, न, यहाँ जितने भी दिए गए हैं उसका उच्चारण किससे हो रहा है, दंत से हो रहा है। तो त का उच्चारण किससे होगा, दंत से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर दंत। इसका अगला क्वेश्चन से निम्न में से अंतः स्थ व्यंजन है। तो जो अंतः स्थ व्यंजन है वो क्या है, वो अंतः स्थ व्यंजन ल है। तो पहला नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उष्म व्यंजन नहीं है। तो उष्म व्यंजन कौन सा नहीं है, स, स और ग। उष्म व्यंजन की बात करेंगे तो वो कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है, उष्म व्यंजन ग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर इज करेक्ट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि जो अक्षर वर्ण है, जो अक्षर वर्ण है किसके योग से बना है। तो अक्षर वर्ण क, च के योग से नहीं बना हुआ है, क, छ के योग से नहीं बना हुआ है, क, स के योग से नहीं बना हुआ है। ये क, स षटकोण वाला स से के रूप में बना हुआ है ये अक्षर वर्ण। तो पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट में दिया हुआ है कि हिंदी में अक्षर, त्र और स्र और ज्ञान 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, इन्हें स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता है। इन्हें क्या होता है, स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि इनकी रचना द्विव्यंजनों के मेल से हुई है। ठीक है, इनकी वो रचना किससे हुई है, द्विव्यंजनों के मेल से हुई है। जो क और षटकोण वाला स से अक्षर, त प्लस र से हुआ है त्र, ज प्लस य से ज्ञान हुआ है, स और उसके बाद फिर र से हुआ है स्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जो दो व्यंजन आपस में अगर एक साथ मिलेंगे तो अल्प प्राण नहीं बोलेंगे, महाप्राण ये भी नहीं बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्या है,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। दो व्यंजन जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, निम्न में से अल्प प्राण क्या है। अल्प प्राण फिर वही बता रहा है कि जो थोड़े ही समय में खत्म हो जाए, थोड़े ही समय से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, या कह सकते हैं सीधा सीधा कि जिनके अंत में क्या एच न लगा हो, जैसे के ख बना तो के एच, उसके बाद फिर घ बना जी एच, उसके बाद फिर ध बना डी एच। आप देख पा रहे होंगे कि जो जी बना उसमें कोई एच का उच्चारण नहीं हुआ है, तो जिसमें एच का उच्चारण न हो वो क्या हो जाता है, अल्प प्राण हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ख ग ज झ। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ज, महाप्राण नहीं है। ये जो ज वाले ध्वनि है वो क्या है, महाप्राण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं 19वां, निम्न में से अघोष है। तो कौन सा अघोष है, ग घ ज क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक नंबर क। क क्या है, अघोष है। अगला 20 सघोष वर्ण है। तो सघोष वर्ण क्या है, प थ ब स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ब। सघोष वर्ण ब है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। कुछ यहाँ पर हिंदी के ही कुछ अन्य क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर में आपका पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। जब स्त्रीलिंग की बात करेंगे, गंगा, लक्ष्मी, दुर्गा, तो ये तीनों के तीनों क्या है, आपको पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पर पुल्लिंग एक ही शब्द दिख रहा है, राम, ठीक है। पुल्लिंग यानी पुरुषवाच्य से संबोधित किया जा रहा होगा, ठीक है। तो पुरुष नाम कौन सा है, राम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन का विलोम है। दिन का विलोम यहाँ पर दिवस नहीं है, बारिश नहीं है, कमल नहीं है। ये विलोम बोल रहा है, पर्यायवाची बोलता तो दिवस हो जाता, बारिश कमल तो ऐसे भी नहीं होगा। ये विलोम बोल रहा है, ठीक उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रात, बी नंबर। जितना आसान ये लग रहा है एग्जाम में आप बैठेंगे तो उतना आसान कभी लगता नहीं है, इसीलिए इसको बार बार रिपीट करके जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गाय का पर्यायवाची शब्द है। गाय का पर्यायवाची शब्द बैल नहीं है, बिल्ली भी नहीं है, मार्केट भी नहीं है। गाय का पर्यायवाची संस्कृत शब्द है धेनु। तो गाय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, धेनु। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा है। गंगा, सोना, पानी, महावीर। प्रत्यय का जो युक्त शब्द है वो क्या हो जाएगा, महावीर। ए नंबर करेक्ट आंसर, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। पहले बात करते हैं देशज शब्द होता क्या है। देखिए, देशज शब्द का मतलब होता है कि देश विदेश से, देश से जितने भी शब्द हैं वो सब के सब क्या है, देशज। और जो विदेशी शब्द हैं वो क्या हो जाते हैं, विदेशज। अब बात करते हैं, देखिए डॉक्टर, डॉक्टर विदेशी शब्द है, इंजीनियर भी विदेशी शब्द है, मास्टर भी विदेशी शब्द है। पगडंडी दिख रहा होगा, इंडिया का ही लैंग्वेज है। पगडंडी क्या है, देशज शब्द है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से शब्दों में से सर्वनाम शब्द नहीं है। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है, आप, तुम, हम, ये सब के सब क्या है, जो सर्वनाम है, ठीक है। अब सर्वनाम शब्द नहीं है बोल रहा है, तो कौन सा नहीं है, ए नंबर इस करेक्ट है, सर्वनाम वह नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम का मतलब ये होता है संस्कृत से सीधे लिए गए हों, ठीक है। तो संस्कृत से सीधा कौन लिया गया है, कौवा, कार, गाय, ये तीनों नहीं लिए गए हैं, संस्कृत से सीधा लिया गया है गो को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, गो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो विदेशी शब्द की बात करेंगे
बालक हमारा इंडिया का है, कामधेनु हमारे इंडिया का है, गंगा हमारी जो इंडिया है उनके धार्मिक नदी हैं। अब बात करते हैं इसका विदेशी शब्द के लिए, तो किताब जो है वो विदेशी शब्द है। विदेशी कहाँ के शब्द है ये? किताब अरबी शब्द है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, किताब। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मैंने ये पहले क्वेश्चन जब बनाया था तो भाषा से रिलेटेड शब्द लगभग सेम क्वेश्चंस इसमें ऐड किया है। तो कौन सा है भाषा की सबसे छोटी इकाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, वर्ण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो 30वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है? स्कूल, 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 ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों, ठीक है। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपडेटेड अभी दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चंस अब मैं लाता हूँ। PYQ के क्वेश्चंस जितने भी दिखते हैं मेरे को 2017, 2018, उसी प्रकार 2019, 2020 जितने भी PYQ के क्वेश्चंस रहते हैं मैं सब ऐड करता हूँ। तो संभावित प्रश्न में देखिए लगभग प्रश्न ऐसे मैंने ऐड किया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं ऐड करता हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए लाइक सब्सक्राइब करके जाइए। और जितने भी आपके दोस्त हैं अगर वो भी बीएड और डीएड प्लस में डीएलएड का जो तैयारी कर रहे हैं, वो सब के सब को चैनल पे को सब्सक्राइब करने को बोलिए और बड़े आसानी तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।